Hi, good evening everyone and once again I'm back Nitika Bhola from Vikramaditya Academy। कैसे हैं आप सब लोग मेरे प्यारे बच्चे एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों के व्यूज़ देखती हूँ मैं और कुछ लोगों के कमेंट्स भी आते हैं, सो आई एम सो थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू नो गिविंग मी सो मच ऑफ लव। थैंक यू सो मच वंस अगेन। सो आज हम शुरू करेंगे टेंसेस पार्ट 2। अब एक्चुअली हम टेंसेस जो है ना वो पार्ट्स में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मैं चाहती हूँ एक ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी जो बारीकियां हैं हम वो सीखें, क्योंकि टेंसेस तो हम एक सेशन में भी ख़त्म कर सकते हैं, बट छोटी छोटी चीज़ें जो हैं जो कि अक्सर जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो वो छोटे छोटे पार्ट्स हमें काफ़ी कंफ्यूज करते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो इसीलिए हम बहुत ही धीरे से, बहुत ही स्लोली और एकदम हर एक जो है पार्ट ऑफ सेंटेंस और वर्ड्स पे जो फोकस करके जो है टेंसेस अपने कंप्लीट करेंगे। तो आज हमारा है टेंसेस पार्ट 2 और लास्ट सेशन में मैंने आपको पढ़ाया था परफेक्ट टेंस तक और आज हम चलेंगे उसी के आगे, कंटिन्यूइंग दैट सेम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, तो आइए चलते हैं टेंसेस पार्ट 2। मैंने आपको डिफरेंसेस बताए थे और ये भी बताया था कि इन टेंसेस का इंग्लिश लैंग्वेज में कहाँ यूज होता है, और आई होप आप नहीं भूले होंगे। अगर आप थोड़ा सा भूल गए तो प्लीज मेरी ये वीडियोस दोबारा देख के आप इसे रिकॉल कर सकते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कहाँ यूज होता है। राइट, जैसा कि मैंने आपको बताया था परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि एक्शन पीछे से चला आ रहा है और एक्शन खत्म। राइट, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या डिफरेंस होता है परफेक्ट टेंस से कि एक्शन जो है, आई थिंक फिर से मैं ग्राफ बनाऊंगी उस दिन की क्लास की तरह, वो ज़्यादा इजी होता है अंडरस्टैंड करना। तो ये जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसमें आपको मैं बताती हूँ कि जैसे आप एक्शन आपका पास्ट में शुरू हो चुका है, राइट, एक्शन ऑलरेडी जो है वो प्रोग्रेस में है, राइट, प्रोग्रेस में है और यहाँ पे आके आपका एक्शन खत्म हो जाता है। अब ये पास्ट में भी हो सकता है, ये प्रेजेंट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है, लेकिन अभी मैं सिर्फ यहाँ पे बात करूंगी प्रेजेंट परफेक्ट की। तो सभी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सभी के मैं आपको जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगी। तो ये हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो यहां से एक्शन शुरू हुआ, यहां से एक्शन प्रोग्रेस में आया, राइट, और यहाँ पे हमें कॉन्फर्मेशन मिल गया कि एक्शन जो है वो कंप्लीटेड, यहाँ पे एक्शन खत्म हो गया आपका। ठीक है, तो परफेक्ट टेंस में क्या था कि एक्शन पीछे से चला आ रहा था और खत्म हो गया, लेकिन उसमें किसी ने आपको ड्यूरेशन नहीं बताई। ठीक है, कि वो जो एक्शन था, जैसे कि आई हैव ईटन पिज्जा, मैंने पिज्जा खाया है। तो खाया है तो ऑब्वियसली पिज्जा को खाने में 15 मिनट्स 20 मिनट्स जो भी टाइम है, सबका अपना टाइम होता है, वो टाइम लगा। तो एक्शन का आज मैं आपको कॉन्फर्मेशन दे रही हूँ कि पिज्जा मैंने खा लिया है या मैं पिज्जा खा चुकी हूँ। तो वो जो कॉन्फर्मेशन होता है, तो सेंटेंस में जब आप कंफर्म करते हो कि एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड, तो वो टेंस होती है परफेक्ट। लेकिन परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस का कॉम्बिनेशन, जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होती है वो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस, यानी कि एक्शन जो है वो कंटिन्यूटी में पीछे से होता हुआ आ रहा है, लेकिन अब हमें ये कंफर्म हो गया कि एक्शन जो है वो कंप्लीटेड, यानी कि एक्शन खत्म हो गया। लेकिन अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है इसमें हमें ड्यूरेशन की कंफर्मेशन हो रहा है। ड्यूरेशन यानी कि ड्यूरेशन टाइम, कितने टाइम से हो रहा है। आई हैव ईटन पिज्जा, परफेक्ट में ड्यूरेशन का हमें नहीं पता, मैं पिज्जा 5 मिनट पहले से खाती आ रही हूँ, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, What is the time? But perfect continuous tense में यही डिफरेंस होता है कि continuous में हम जो उसका पीछे से जो वो प्रोग्रेस में एक्शन था जो आज कंप्लीट हुआ, उसका ड्यूरेशन जो है वो बताया जाता है कि उसकी ड्यूरेशन क्या है, क्या ड्यूरेशन, कितने टाइम पहले से एक्शन चल रहा है जो अभी खत्म हुआ। तो सेंटेंस देखिए, आई हैव बीन ईटिंग पिज्जा for 10 minutes.
आई हैव बीन ईटिंग पिज्जा फॉर 10 मिनट। अब कौन से 10 मिनट से हम खा रहे हैं? तो सेंटेंस में अब आप देखिए, इस सेंटेंस में एक्शन के कंप्लीशन का कंफर्मेशन आ रहा है कि एक्शन जो है वो खत्म हो गया, लेकिन एक्शन की ड्यूरेशन क्या है? ड्यूरेशन यानी कि 10 मिनट्स का टाइम बता रहा है कि मैं 10 मिनट्स पहले से, यानी यहां से मैंने 10 मिनट पहले पिज्जा खाना शुरू किया था और 10 मिनट के बाद आई हैव फिनिश्ड, पिज्जा खत्म। ठीक है, इज द कंफर्मेशन। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और यही हमारा पास्ट में होता है। जब हम पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट के किसी भी एक्शन, जो पास्ट में जो एक्शन शुरू हो चुका था और प्रोग्रेस में था, और जब हम कंफर्मेशन देते हैं कि एक्शन पास्ट में खत्म हो चुका था, तो उसमें भी हम टाइम का ड्यूरेशन, यानी कि जब भी जो भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस होती हैं उसमें जो है हमारा, हम क्या बताते हैं कि टाइम का ड्यूरेशन क्या, यानी एक्शन आधे घंटे से चल रहा है, चल रहा था या चल रहा होगा, कि जब मैं वहां पहुंचूंगी, ठीक है, जब मैं वहां पहुंचूंगी तो वो ये काम कर रही होगी, वो 10 मिनट से वो काम कर रही होगी, ठीक है, वो 15 मिनट से वो काम कर रही होगी। हम फ्यूचर में ज्यूम कर रहे हैं विद टाइम। तो जहां पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम आ जाता है वो सारी टेंसेस होती हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसको हम अगर पास्ट में किसी भी एक टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है विद द कंप्लीशन ऑफ एक्शन, तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होती है। अगर प्रेजेंट में किसी एक्शन कंप्लीशन की बात हो रही है, कॉन्फर्मेशन आपको मिल रहा है, तो उसमें अगर आपको ड्यूरेशन बताई जा रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गई। अगर फ्यूचर में हम टाइम की ड्यूरेशन बता रहे हैं विद द कन्फर्मेशन ऑफ एक्शन कंप्लीशन, तो वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाती है। और सबसे आसान तरीका इस टेंस को समझने का एक और है, वो ये कि इस टेंस में हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सिंस और फॉर। तो आइए मैं आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर आने वाला स्पेशल वर्ड, जिसको देख के हम ये पहचान लेते हैं, यानी फॉर और सिंस टाइम के साथ आता है, तो आप ये भी एक तरह से कीवर्ड कह सकते हैं कि जब सिंस और फॉर के साथ टाइम आ जाए तो वो भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होती है। बट अब डिफरेंस क्या है सिंस और फॉर में? ये डिफरेंस होता है इसमें, जो है फॉर जो है, देखो दोनों ही टाइम के साथ यूज होते हैं, क्योंकि जब तक ये टाइम के साथ यूज नहीं होंगे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं होगी। तो सिंस और फॉर को और जगह भी यूज होता है, एज ए प्रेपोजिशन भी होता है, बट जब वो टाइम के साथ लगता है स्पेशली, तो वो पूरे जो सेंटेंस है उसकी सेंस चेंज कर देते हैं, तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस कहलाते हैं, राइट। तो फॉर और सिंस का जब टाइम के साथ यूज, मैं दोबारा से यहाँ पे लिख देती हूँ विद टाइम, राइट। अब क्या डिफरेंस है फॉर और सिंस में? फॉर जो है वो यूज होता है जब आपको सिर्फ जो है वो टाइम की का नेम ना पता हो, वहां पे हम यूज करते हैं फॉर। यानी कि यहाँ पे आप सिर्फ पीरियड बता रहे हैं, पीरियड ऑफ टाइम। क्या बता रहे हैं? सिर्फ पीरियड ऑफ टाइम बता रहे हैं। तो पीरियड ऑफ टाइम में क्या आया? 10 मिनट्स, 10 days, 2 months, 2 years, many years. तो अब यहां पे लगाएंगे for 10 minutes, for 10 days, for 2 months, for 2 years, for many years, right? अब यहाँ पे for क्यों आया? क्योंकि हम ड्यूरेशन तो बता रहे हैं कि ये जो एक एक्शन है, पीछे से जो एक्शन चला आ रहा है, प्रोग्रेस में था, वो 10 मिनट्स से था, 10 डेज से था, 2 मंथ से था, 2 ईयर्स से था और मेनी ईयर्स से था, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो 10 मिनट्स कौन सी 10 मिनट्स थी, कब शुरू हुई और कब खत्म हुई। वो 10 डेज कौन से 10 डेज थे, कौन से 10 डेज। वो 2 मंथ्स कौन से थे, मई जून जुलाई, देयर इज नो नेम ऑफ टाइम। और वो 2 ईयर्स कौन से 2 ईयर्स थे, और वो मैनी ईयर्स कौन से मैनी ईयर्स थे, 2021 से लेके 24 तक थे, या 1982 से लेके 2000 तक थे, विच हमें यही नहीं पता। तो जहां पे सिर्फ टाइम की ड्यूरेशन डिस्कस होती है, उसका कोई स्पेसिफिक नेम वहां पे डिस्कस नहीं होता, वहां पे हम हमेशा उस टाइम के साथ फॉर का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने बताया मिनट्स हैं, तो आप सिर्फ 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, पर हमें ये नहीं पता ना वो मिनट कब से कब तक है, राइट। ऐसे ही डेज में अब हमें नहीं पता
25 फेब से लेकर 28 फेब तक है, 10 डेज आ गया बस, ठीक है। 2 मंथ्स में मंथ्स का नेम नहीं पता, तो इट इज जस्ट द ड्यूरेशन, पीरियड ऑफ टाइम जहां पे डिस्कस हो रहा है। सिंस का यूज होता है जहां पे हम टाइम का नेम ले आते हैं, स्पेसिफिक नेम ले आते हैं। जैसे कि मैं बात करूं 10 मिनट्स की, ठीक है, तो आई हैव बीन ईटिंग पिज्जा सिंस 5:45, तो यहाँ पे टाइम आ गया, मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ टाइम को, ठीक है। 5:45 से मैं पिज्जा खा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद 4:00 से मैं पिज्जा खा रही हूँ। तो ये जब आप स्पेसिफिक मिनट टाइम डिस्कस करते हैं वहां पे किसका यूज होता है, सिंस का यूज होता है। उसका डेज की बात आती है, आई हैव बिन वर्किंग सिंस संडे, ठीक है। अगर मैं बोलूंगी आई हैव बीन वर्किंग फॉर 10 डेज, तो फॉर 10 डेज आएगा, हमें नहीं पता वो कौन से 10 डेज है, कब से शुरू हुए कब खत्म हुए। संडे, आई हैव बीन वर्किंग सिंस संडे, मंडे, तो आप देखिए यहाँ पे डेज के नेम लिख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ डेज की ड्यूरेशन है, लेकिन यहाँ पे डेज का क्या है, स्पेसिफिक नेम है। आइए मंथ्स पे आते हैं, जब आप सिर्फ मंथ्स की ड्यूरेशन दे रहे हैं लेकिन यहाँ पे मंथ्स के नेम दे रहे हैं, मार्च, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस मार्च, सिंस अप्रैल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक नेम आ गए आपके। ओ माय गॉड, आई थिंक आई हैव जस्ट, यहाँ पे आपका था टाइम में मे बी 2 आवर्स, यहाँ पे था 2 डेज, 3 months, 4 years, many years। तो इनके साथ क्या लगेगा, फॉर लगेगा, फॉर 2 days, फॉर 3 minutes, फॉर 4 years, फॉर many years। और यहाँ पे क्या लगेगा, सिंस 5:45 से, सिंस 4:00 से, सिंस संडे से, आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, सिंस मार्च से मैं इस कंपनी में आई हैव बीन वर्किंग, राइट। और ऐसे ही हम ईयर्स की बात करते हैं, तो आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2004, मैं 2004 से इस कंपनी में काम कर रही हूँ। सो आप पूरा पर्टिकुलर ईयर का भी नेम बता रहे हैं। सो देखिए यहाँ पे आपका क्या आया था, 3 months था, यहाँ पे क्या था, 4 years था, और यहाँ पे क्या था, many years था, ठीक है। तो 3 months का यहाँ पे क्या हो गया, नेम ऑफ मंथ हो गया, 4 years का यहाँ पे क्या हो गया, ईयर का नेम होगा। फॉर मेनी ईयर्स आप कह सकते हैं आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी। तो ईयर्स मीन्स एनी ईयर, कोई भी ईयर हो सकता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज फॉर का यूज जो है वो सिर्फ ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी पीरियड ऑफ टाइम के साथ आता है, लेकिन सिंस का जो यूज है वो टाइम के, मंथ के, डे के, ईयर के नेम के साथ आता है। वहां पे ड्यूरेशन ही हमें स्पेसिफाई करना होता है कब से, राइट। अब सिंस का यूज एक और जगह पे होता है, हमारे दिन में, हमारे दिन को भी, दिन की जो टाइमिंग्स हैं उनको भी डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, इवन इनफैक्ट 4 पार्ट में, ठीक है। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और मिडनाइट। तो जब हम मॉर्निंग, तो अगर मैं ये कहूँ आई हैव बीन कुकिंग इन द किचन सिंस मॉर्निंग, तो मैं क्लियर कर रही हूँ ना, सबको पता है मॉर्निंग का टाइम क्या होता है। तो इसको हम सिंस में रखेंगे क्योंकि मॉर्निंग जो एक पहर यानी एक डे के एक इंटरवल का टाइम है, ठीक है। तो मॉर्निंग हो गया, सिंस मॉर्निंग, तो मॉर्निंग के साथ क्या लगा देंगे, सिंस लगा देंगे, क्योंकि सबको पता है पूरे एक दिन में उस एक पार्ट का नाम क्या है, मॉर्निंग है। पूरे एक दिन में इस टाइम से लेके इस टाइम तक को क्या कहते हैं, आफ्टरनून कहते हैं। पूरे दिन में, इवनिंग में, यानी कि आप कह सकते हैं कि 4 o'clock के बाद जो भी टाइम होता है वो इवनिंग का हो जाता है। सो ये ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो इसलिए हम इनके साथ क्या लगाएंगे, सिंस का ही। तो सिंस आफ्टरनून, सिंस मॉर्निंग, so is this clear? So what I'm trying to explain you here is the difference between for और since। देखिए ये मेरा हैंड है for और ये है since। मैं सबसे बोलूंगी 2 days, 2 days हमें नहीं पता कौन से 2 days, for में चला गया। मैं बोलूंगी संडे, तो संडे इज अ नेम ऑफ अ डे,
सिंस में चला गया। मैं बोलूंगी आफ्टरनून, आफ्टरनून एक पूरे दिन में, तो पूरे दिन में आफ्टरनून एक स्पेसिफाइड टाइम होता है, तो वो सिंस में चला गया। मैं बोलूंगी लास्ट हाफ एन आवर, या फिर मैं बोलूंगी 10 मिनट्स 40 मिनट्स, तो कौन से 10 मिनट्स 40 मिनट्स, तो फॉर में आ जाएगा। मैं बोलूंगी 3 मंथ्स, तो कौन से 3 मंथ्स, फॉर में आ जाएगा। मैं बोलूंगी जनवरी, तो सिंस जनवरी, यानी कि वो सिंस में आ जाएगा। मैं बोलूंगी 5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स हमें नहीं पता कौन से 5 ईयर्स है, वो फॉर में चला जाएगा। मैं बोलूंगी सिंस 2024, तो 2024 का एक स्पेसिफिक नेम ऑफ ईयर है, तो वो सिंस में चला जाएगा। सो दिस इज द डिफरेंस, व्हेन देयर इज अ नेम ऑफ टाइम, डे, मंथ, ईयर, हम सिंस का यूज करते हैं। जब डे, टाइम, ईयर में ड्यूरेशन आता, पीरियड आता, कोई स्पेसिफिक नेम नहीं होता, वहां पे फोर का यूज करते। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फोर व्हेन वी यूज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। लेट्स मूव फर्दर। Yeah, so now I'm going to teach you, because we've covered all the types of tenses, starting from present, past and future, and they're all for individual parts. So let's understand now what are their rules and how we have to actually fill the correct forms of the verb. And of course I will make you practice also all these type of sentences, because it is important for you to understand. समझ में आना ठीक है, but after the concept it is very very important for you to understand कि इन tenses को हम एक्सरसाइज में कैसे फिल करते हैं, और एक्चुअली जब क्वेश्चन पेपर आता है तो वहाँ पे कैसे अटेम्प्ट करेंगे। That is one of the most important part, right? Let's move further and understand. So now I'm going to teach you. आज मैं सिर्फ आपको, I would not teach you like too much, लेकिन आज हम चलेंगे इंडेफिनेट्स की तरफ, ठीक है? सिर्फ आपको इंडेफिनेट सिखाऊंगी। तो आज हम यहाँ पे एक इस तरीके से एक चार्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे लेते हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है मैंने आपको, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में हमने सीखा था 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं। सेंटेंस नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 3 interrogative sentence, and sentence number 4 interrogative negative sentence, right? So and also the type of interrogative sentence itself 2 types. One is type 1 starting from helping verb, another type 2 is starting from the WH family, ठीक है? अगर आपको वो नहीं समझ में आया, मैं एक बार दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, just to give a short idea of that. assertive sentence कौन से होते हैं? which are सिंपल सेंटेंस विच हैज, जिसमें हम नेगेटिव कोई भी अपना कोई भी अगर मुझे इफ आई हैव टू कम्युनिकेट यू समथिंग, तो मैं अगर आपको कुछ कहना चाहती हूँ तो वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो सिंपल होना चाहिए। जैसे कि आई वॉन्ट टू गो देयर, ठीक है? आई वॉन्ट टू गो देयर, मैं वह जाना चाहती हूँ, सिंपल सेंटेंस, उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। बट आई डू नॉट want to go there, ठीक है? तो do not मतलब मैंने not लग गया ना वो सेंटेंस में, तो sentences with not are called negative sentences. and do you want to go there, अभी मेरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है? समझ में आया? अभी मेरा क्वेश्चन हो गया, मैं वहां जाना चाहती हूँ, मैं वहां नहीं जाना चाहती। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई वॉन्ट टू ईट आइसक्रीम, आई वॉन्ट टू ईट आइसक्रीम सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, कोई नॉट नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या आएगा? आई डू नॉट वॉन्ट टू ईट आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम नहीं खाना चाहती, आई डोंट वॉन्ट, ठीक है? थर्ड सेंटेंस, डू यू वॉन्ट टू ईट आइसक्रीम, अब नाउ मैं आस्किंग क्वेश्चन टू अनदर पर्सन, ठीक है? सो फर्स्ट सेंटेंस सिंपल सेंटेंस, नो नॉट नो क्वेश्चन। सेकेंड सेंटेंस नॉट वाला सेंटेंस, मैं मना कर रही हूँ कि नहीं करना, नेगेटिव सेंस में आ गया, नॉट का यूज होता है। थर्ड सेंटेंस, क्या तुम आइसक्रीम खाना चाहते हो, डू यू वांट टू ईट आइसक्रीम, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है? और तुम आइसक्रीम क्यों खाना चाहते हो, क्योंकि इंटेरोगेटिव की भी 2 फॉर्म्स होती हैं, एक क्या तुम आइसक्रीम खाना चाहते हो, सेंटेंस स्टार्टिंग फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, राइट? एक तुम आइसक्रीम क्यों खाना चाहते हो, सेंटेंस स्टार्टिंग फ्रॉम WH फैमिली। सो इंटेरोगेटिव की 2 टाइप्स है, जो मैं आपको अपने ओल्ड जो जितने भी मेरे प्रीवियस सेशंस है उनमें मैं आपको करा चुकी हूँ।
उसके अलावा एक फोर्थ स्ट्रक्चर भी होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि उसमें नॉट नेगेटिव सेंस और क्वेश्चन की भी सेंस आती है. सो फर्स्ट सेंटेंस हम रिपीटिंग अगेन, आई वॉन्ट टू ईट आइसक्रीम, I do not want to eat ice cream. Do you want to eat ice cream? And do you not want to eat ice cream? So do you not. So do, I'm asking question, as well as I am also, giving you a negative sense. So I'm using not also. Okay? So any sentence which has not in question altogether are called interrogative negative sentence. I hope this is clear to you, right? So ये आपको समझ में आ गया? तो हमें को समझाने की जरूरत नहीं है. तो ये 4 कैटेगरी होती हैं. सो आई होप दिस इज क्लियर द वे आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले आपको मैंने बताया था कहाँ यूज करते हैं. लेट्स रिकॉल. वी यूज दिस टेंस फॉर जनरल फैक्ट, फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ, फॉर डेली हैबिट्स, फॉर आवर रेगुलर टेंडेंसीज, whatever which we cannot change, right? For mental actions, right? What else? बस इतना ही था. ठीक है, वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट. तो आइए इसका हम थोड़ा सा रूल एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इसका रूल क्या होता है. इस टेंस को हम कैसे यूज करते हैं, व्हाट इज द रूल. ठीक है, इसके जो रूल होते हैं उसमें मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगी. पहले असर्टिव, ए फॉर असर्टिव. आई होप यू आर एबल टू सी इट, अदरवाइज मैं थोड़ा सा और इधर कर देती हूँ आपके लिए. तो इसका रूल क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस. तो असर्टिव सेंटेंस का रूल क्या होता है. आई थिंक लेट मी जस्ट रिमूव दिस पार्ट ऑल्सो सो दैट यू विल हैव क्लियर आइडिया एंड आई विल मेक हेयर द पोर्शन. ठीक है, तो असर्टिव इज सब्जेक्ट प्लस first form of the verb plus s or es plus preposition if there is in the sentence object. Then we have negative sentence. The rule is subject plus do does, use of do and does, right? Plus first form of the verb, just a minute, not, first form of the verb plus preposition plus object. The third rule is interrogative negative. So interrogative negative starts with helping verb. Sorry, we'll only start with interrogative first. Interrogative. So interrogative starts with helping verb plus subject plus first form of the verb. So here helping verb is, I'll just mention helping verb because clear हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे helping verb लिख देती हूँ. तो helping verb जो होगी वो would be do does plus subject plus first form of the verb plus preposition plus object and with the followed by question mark. Interrogative negative rule is first we'll start with WH families are different. So let me just give you a normal idea. So starting with do does plus subject plus main verb, or we can write here first form of the verb plus preposition plus object followed by question mark. So this is the rule of present indefinite tense. ठीक है, अब इसी के सामने I'll make you write all these sentences. So ठीक है, so A for affirmative simple sentence, N for negative,
I for interrogative and IN means interrogative negative sentences and these are their rules. ठीक है, तो एक मैं यहाँ पे सेंटेंस लेती हूँ और उसी सेंटेंस को चारों फॉर्म में आपको चेंज करके दिखाती हूँ. So first sentence is I want to go to office. ठीक है, तो दिस इज असर्टिव सेंटेंस. रूल देखिए, सबसे पहले मैंने क्या लगाया, सब्जेक्ट लगाया. उसके बाद एज पर द रूल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वांट. सो वांट इज एक्शन हियर, राइट. एस और ई एस, बट मैंने एस और ई एस नहीं लगाया. उसके बाद क्या आई मेरी प्रेपोजिशन आई टू. या मैं एक और सेंटेंस लेती हूँ बिकॉज यहाँ पे आपका दूसरा एक वर्ब भी आ गया है. सो आई वॉन्ट, सो वॉन्ट हेयर इज आई वॉन्ट टू गो टू ऑफिस. मैं ऑफिस जाना चाहती हूँ और ये सारा किस में आया, टू ऑफिस इज ऑब्जेक्ट, राइट. एक और आई जस्ट टेक वन मोर सेंटेंस जस्ट टू मेक यू क्लियर आइडिया. रोहन go to temple every day. रोहन गो टू टेम्पल एवरी डे. अब इससे और ज्यादा क्लियर आइडिया हो जाएगा आपका, ठीक है. तो फर्स्ट व्हाट इज सब्जेक्ट हियर, रोहन. दिस इज योर एक्शन. व्हाट एक्शन रोहन इज डूइंग, जाने का, गो. ठीक है, वेयर इज ही गोइंग, टेम्पल. ठीक है, सो टेम्पल इज ऑब्जेक्ट and this is your preposition, this is your extra word. ठीक है, so Rohan go to temple every day. So is it a correct sentence? No, because we have to first form of the verb के साथ we have to put s और es. so अब हम यहाँ पे because इसको present indefinite sentence अगर हमने बनाना है तो रोहन के साथ यहाँ पे क्या लग जाएगा, रोहन. let me just write here, Rohan goes to temple every day. ठीक है, रोहन goes to temple every day. रोहन क्या करता है, रोज टेम्पल जाता है. ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, रोहन does not go to temple every day. ठीक है, इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, डज रोहन गो टू टेम्पल एवरी डे फॉलोड बाय क्वेश्चन मार्क. एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हो जाएगा आपका डज रोहन not go to temple every day question mark. अब आप सेंटेंस में डिफरेंस देखिए, रोहन goes to temple every day. रोहन क्या करता है, टेम्पल रोज जाता है. जस्ट अ मिनट, वन कॉल इज देयर, जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मिनट, देयर इज अ इम्पॉर्टेंट कॉल, लेट मी जस्ट मैसेज. Thank you. Yeah, so we were on the sentence Rohan goes to temple every day. तो अगर हम रूल के हिसाब से देखें, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट सेंटेंस.
रोहन goes to, रोहन is subject, it is subject, and go फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और es का यूसेज हमने यहाँ पे किया है, तो गो है तो es लग के गोज बन गया टू टेम्पल एवरी डे। रोहन डज नॉट, क्योंकि आपको पता है जैसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई भी सेंटेंस नेगेटिव में चेंज होता है तो उसमें हमेशा एस या es की बजाय डू डज लग जाता है। तो रोहन पहले फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गो थी तो गोज टू टेम्पल एवरी डे। रोहन डज नॉट गो टू टेम्पल एवरी डे, राइट, डज नॉट। अब यहाँ पे डू डज में डज लग गया, डज नॉट गो टू टेम्पल एवरी डे। डज रोहन गो टू टेम्पल, अब देखिए एज पर द रूल डू डज पहले आ रहा है सब्जेक्ट से, राइट, तो इसलिए सबसे पहले विल स्टार्ट द सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस विद व्हाट, किससे शुरू करेंगे, ये हेल्पिंग वर्ब से, बिकॉज मैंने आपको बताया था दो टाइप होती है इंटरोगेटिव की, वन सेंटेंस स्टार्ट फ्रॉम व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, टाइप 2 जबकि WH फैमिली से शुरू होता है, राइट, उस पर भी करेंगे बट अभी आपको नॉर्मली मैं सिखा रही हूँ, अदरवाइज विल गेट कंफ्यूज। सो डज रोहन गो टू टेम्पल एवरी डे, एंड अनदर इंटरोगेटिव नेगेटिवली डज रोहन नॉट गो टू टेम्पल एवरी डे। ठीक है, ये आपका एक सिंपल सेंटेंस है जिसको मैंने आपको 4 सेंटेंसेस में फॉर्म करके दिखाया है यहाँ पे कि कैसे बिल्कुल एज पर द रूल चेंजेस आए हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो आपको बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको टेंसेस के रूल याद होने चाहिए कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अगर किसी की हैबिट की बात हो रही है प्रेजेंट में या यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो रही है, तो मैं वहां कौन सी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज करूंगा। तो प्लीज मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस और es लगेगा, गो का गोज, ड्रिंक का ड्रिंक्स, जंप का जंप्स हो जाएगा सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर आपका सेंटेंस सिंपल है। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, तो वहां पे ऑटोमेटिकली आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगी विद नो एस और es, वहां पे डू डज लग जाएगा। लेकिन एज पर द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो डू डज नॉट के साथ आएगा, अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो आपका वो डू डज हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, यू नो फॉलोइंग द स्ट्रक्चर है, राइट। सो ये आपको सारा क्लियर हो गया। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी, वैसे देखो ये जो सेंटेंस है गो, कई बार होते हैं ना हमें राइट वर्ड्स की नॉलेज नहीं होती, तो बेटा ये जो सेंटेंस है राहुल गोज टू रोहन गोज टू टेम्पल एवरी डे को ज्यादा बेटर होगा अगर हम यहाँ पे गोज हटा के क्या लिखें, ये विजिट लिखें, क्योंकि जनरली ये ज्यादा अच्छी सेंस बनाता है इंग्लिश लैंग्वेज में। आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा लिखा था, रोहन गोज टू टेम्पल एवरी डे से ज्यादा बेटर है रोहन विजिट्स टेम्पल एवरी डे, दिस मेक्स मच बेटर सेंस देन गो। इज दैट क्लियर टू यू? सो एक करेक्ट वर्ब की सेंस अभी हमको पता होनी चाहिए कि जाने को सिर्फ जाना गो ही नहीं होता, हर जगह विजिट भी हो सकता है, ठीक है। इज दिस क्लियर टू यू? सो अब इसके बाद हम आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज पे जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल उसके सारे छोटे छोटे एरियाज पे हम फोकस करेंगे ताकि हमको हर तरीके से इंडेफिनिट जो है क्लियर हो जाए। तो अब देखिए अब यहाँ पे क्या था, एक तो आपने पॉइंट नंबर 1 रूल्स आपको समझ में आ गए। उसके बाद एक और चीज है जो यहाँ पे नोट करने वाली है इनडेफिनिट टेंस में, वो है आपका अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ऐसा हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या कॉन्कॉर्ड में भी पढ़ेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है, सिंगुलर से क्या मतलब होता है, अगर सब्जेक्ट सेंटेंस में एक पर्सन की बात हो रही है तो सब्जेक्ट क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, ही मतलब 1 पर्सन, शी मतलब 1 पर्सन, इट मतलब 1 पर्सन, not person but any object if we're talking about, he, she, it. Again if I talk about girl, तो girl मतलब 1 girl, ठीक है। रोहन I'm talking about noun, 1 noun। तो ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं ना, ऐसे हम ही की बात करते हैं, शी की बात करते हैं, रोहन की बात करते हैं, या फिर हम
किसी प्लेस की, ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, जैसे कि बुक की बात करते हैं सपोज, ठीक है, तो हम एक बुक की बात करें तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि सिंगल वन पर्सन प्लेस थिंग की बात करें, वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम जो है वो एस या ई एस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ एस या ई एस का यूज करेंगे। यानी कि अगर बुक्स है, हम बुक्स की बात करें एज इन सब्जेक्ट, तो बुक्स के साथ क्या आ जाएगा? अगर हम बात करेंगे लेट्स से अगर सब्जेक्ट हमारा बुक है तो बुक के साथ अगर हम कोई वर्क टीयर की बात करें तो उसका टीयर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टीयर्स हो जाएगा, क्योंकि एस और ई एस का यूसेज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। अगर हम ही की बात कर रहे हैं तो ही मैंने अगर बोलना है वो लिखता है, ही राइट्स गुड लेटर, ठीक है, ही राइट्स गुड लेटर्स, ठीक है। तो ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। मैं आपके लिए लिख भी देती हूँ यहाँ पे, he writes good letters, ठीक है, वो अच्छे पत्र लिखता है, ठीक है। अब he writes, अब ये क्या है उसकी, ये सेंटेंस यहाँ पे क्यों आया है, क्यों है प्रेजेंट इंडेफिनिट में? क्योंकि ये उसके एक नेचर, उसकी टेंडेंसी की बात, उसकी टैलेंट की बात हो रही। टैलेंट ऐसा नहीं होता आज है और कल चला गया, तो जब ये टैलेंट अगर अनचेंजिंग टैलेंट है तो वहां पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आती है। तो ही राइट्स, अब यहाँ पे राइट का, राइट क्या है? रूट वर्ब होती है, लेकिन यहाँ पे क्या लग गया? एस लग गया। राइट में क्या लग गया? एस लग गया, तो क्या बन गया? राइट्स। तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमेशा एस या ई एस का यूज होगा सेंटेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल के हिसाब से सब्जेक्ट प्लस एस या ई एस, तो जो भी सिंगल एक सब्जेक्ट की हम बात करते हैं वहां पे एस और ई एस लगेगा। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शनल्स हैं, मैं स्टार लगा के बता रही हूँ आपको। एक स्टार बना देते हैं ना हम जब नोट करते हैं कोई चीज, तो ये प्लीज यार, तो ये आपका स्पेशल एक नोट है। आई क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। यू क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। और आई और यू क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन उनके साथ क्या लगेगा आपका? एस या ई एस नहीं लगेगा। रीजन इज, ये एक्सेप्शनल है कि आई वैसे सिंगुलर, आई मतलब मैं एक ही पर्सन हूं ना, अपनी बात कर रही हूं, लेकिन आई के साथ गोज नहीं आएगा, गो आएगा, ठीक है। आई के साथ राइट्स नहीं आएगा, राइट आएगा। आई के साथ जंप्स नहीं आएगा, जंप्स आएगा, जंप आएगा, सॉरी। यू के साथ यू गोज नहीं आएगा, यू ईट्स नहीं आएगा, यू राइट्स नहीं आएगा, यू जंप्स नहीं आएगा, यू जंप। यानी कि हम एस या ई एस, जबकि ये जो है सब्जेक्ट सेंटेंस में सिंगुलर उसको शो कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये एक्सेप्शन है कि हम इनके सामने क्या नहीं लगाते? एस या ई एस नहीं लगाते। हम इनको किस में कंसिडर करते हैं? प्लूरल्स में, ठीक है। तो रूल नंबर 1 कि सारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? एस या ई एस आएगा। इज दिस क्लियर? लेकिन आई और यू ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ चाहे वो सिंगुलर है लेकिन एस या ई एस नहीं आएगा। आइए चलते हैं अब, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो क्या होगा? अगर सब्जेक्ट आपका अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो क्या होगा? ठीक है, अब प्लूरल क्या हुआ? गर्ल्स, पेरेंट्स, और क्या हुआ? चेयर्स। मैं सिर्फ सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर गर्ल्स की बात हो रही है, पेरेंट्स की किसी उसमें बात हो रही है, चेयर्स की बात हो रही है, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जैसे कि मान लो डायरेक्टर्स की बात हो रही है, तो सारे सब्जेक्ट्स हम किसी की भी बात कर सकते हैं, राइट। तो जितने भी आपके प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं जिससे सेंटेंस शुरू होता है, तो उसमें हम कभी भी एस या ई एस का यूज नो यूज ऑफ एस ओ ई एस करेंगे। उसमें एस या ई एस नहीं आपका
लगेगा। जैसे कि गर्ल्स की बात है, तो गर्ल्स की अगर हम कोई बात कर रहे हैं, गर्ल्स रन्स फास्ट नहीं होगा, क्या होगा? गर्ल्स, सॉरी गर्ल्स लिखती हूँ, गर्ल्स रन फास्ट इन माई क्लास। ठीक है, क्या आपको क्लियर हुआ कि मेरी क्लास में जो लड़कियां हैं वो तेज दौड़ती हैं? ठीक है, ये उनका मतलब क्या है? टैलेंट है। वी आर डिस्कसिंग अबाउट अनचेंजिंग टैलेंट। गर्ल्स रन फास्ट इन माई क्लास। तो अब यहाँ पे रन्स नहीं आया, वैसे तो रूल ये था सब्जेक्ट प्लस एस और ई एस, लेकिन हमको ये सब्जेक्ट और वर्ब का कोऑर्डिनेशन भी यहाँ पे समझना है कि ये हमारे कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हम फॉलो करते हैं while using present indefinite tense. And what is that? If the subject is singular, then we use s or es. But then again, there's an exception. In case of I and you, well, you know, these category, these subjects comes in singular, but still we don't use s or es with them, right? But here if I talk about plurals, तो ये देखिए, ये प्लूरल है गर्ल्स, तो एक मैंने सेंटेंस आपके लिए लिया है गर्ल्स रन, तो यहाँ पे रन्स नहीं आएगा बिकॉज इन केस ऑफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल वी डोंट यूज एस और ए एस विद प्लूरल। ठीक है, सो अब आपका वी भी हो गया। हाँ, वी भी क्या होता है? प्लूरल होता है। दे भी क्या होता है? प्लूरल होता है। सो इनके साथ, सो वी गो टू पार्टी, वी गोज टू पार्टी नहीं होगा, वी गो टू पार्टी होगा। ठीक है, सो लाइक वी गो, वी जंप, वी डांस, वी ईट, वी ईट्स नहीं होगा। तो किसी भी प्लूरल के साथ एस या ई एस नहीं लगता है। ठीक है, इज दिस क्लियर टू यू? And so you know, you can see that I have not mentioned s or es here. So this is the concept which I wanted to want to make it clear to you so that आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए, और ये छोटी छोटी मिस्टेक्स से एक्चुअली बहुत डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं। सो लेट्स मूव फर्दर। एक और इम्पॉर्टेंट चीज आई वांटेड टू टेल यू, yeah, I'll just use my slide. I want to tell you one more important thing. Yeah. तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कुछ की वर्ड्स होते हैं जो मैंने आपके लिए निकाले हैं, और ये जो की वर्ड्स होते हैं हमको बहुत हेल्प करते हैं सेंटेंस को समझने में। देखिए, एक तो मैंने आपको सिखाया अपने लास्ट सेशन में और आज के सेशन में भी, दैट हाउ एंड लाइक विच वे वी कैन यू नो गेज दी सेंटेंस। हमको सेंटेंस गेजिंग आना चाहिए कि अगर हमको अपनी बात कहनी है, लिखनी है, वेल राइटिंग स्किल्स में, आपके स्पीकिंग स्किल्स में, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कौन सा सेंटेंस है और हम इसको कौन सी टेंस में बोलें या लिखें। हाँ, तो इससे आपकी रीडिंग और राइटिंग दोनों ही स्किल्स इंप्रूव होते हैं। अगर आप ये करना सीख जाते हैं कि अगर मुझे अपनी बात दूसरे तक पहुंचानी, कम्युनिकेट करनी है, तो वो कौन सी टेंस में होगी। इसीलिए सबसे पहले आपको जो एक बेस था ना टेंसेस का, वो मैंने समझाया कि कहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है, कहाँ पे परफेक्ट, कहाँ पे कंटिन्यूअस, एंड आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू, राइट। और अब उसके अलावा एक और थोड़ा सा मैंने आपका ये वर्क जो है इजी कर दिया, क्योंकि सेंटेंसेस को जब हम पढ़ते हैं, रीड करते हैं, और क्वेश्चन पेपर में भी जब सेंटेंसेस आते हैं तो थोड़ा सा काफ़ी हमें स्ट्रेस फील होता है कि कैसे समझिए कौन सा सेंटेंस है। तो कुछ कीवर्ड्स के थ्रू भी आप सेंटेंसेस को गेज कर सकते हैं। तो अब देखिए, यहाँ मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंसेस निकाले हैं, वो हैं परफेक्ट टेंस के, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कीवर्ड्स हैं, जैसे कि already, never, ever, not yet, yet, over the past few weeks, for 4 years, since 2010, how many times, and just recently. अब ये जो इसमें एक ये जो सेंटेंस है since 2010, तो ये आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा एक पार्ट है जो थोड़ा कंटिन्यूअस में फॉल करेगा, बट जनरली जितने ये वर्ड्स हैं आप सेंटेंसेस में भी देख सकते हैं। आई हैव ऑलरेडी डन इट, मैंने ये कर दिया है, मैंने से ये पहले से ही कर दिया है। आई हैव नेवर डन इट, मैंने कभी नहीं किया। हैव यू एवर डन इट? आई हैवंट डन इट येट। हैव यू डन इट येट? आई हैव डन इट ओवर द पास्ट फ्यू वीक्स। आई हैव डन इट फॉर 4 years. I have done it since 2010. How many times have you done it? I have just done it. तो आप देखिए, ये जो वर्ड्स हैं जनरली already, never, ever,
not yet, yet, over the past few weeks, how many times, just recently, ये सारे वर्ड इशारा करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। और अगर ये वर्ड्स आ जाते हैं सेंटेंस में तो आपके लिए बहुत इजी होता है गेज करना कि यहाँ पे परफेक्ट टेंस ही आएगी। ठीक है, सो लेट्स मूव फर्दर। ये वर्ड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के, आप ये भी देख सकते हैं की वर्ड्स हैं बेसिकली। तो एट दी मोमेंट, क्योंकि आपको पता है कि जो आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होती है वो आपकी प्रोग्रेशन ऑफ एक्शन शो करती है, आपका रूटीन जो अभी चल रहा है प्रेजेंट में, व्हेन यू आर टॉकिंग द एक्शन इज हैपनिंग, प्रेजेंट कौन करती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। तो इसके की वर्ड्स हैं जो आप पहचान सकते हैं सेंटेंस में, एट द मोमेंट, नाउ, स्टिल और दिस वीक एंड टुडे। सो I am doing it at the moment, I am doing it now, I am still doing it, I am doing it this week, I am doing it today। तो इन कीवर्ड से आप पहचान सकते हैं कि ये जो टेंस, मतलब अगर ये कीवर्ड्स आ रहे हैं सेंटेंस में, so this is your present continuous tense, right? So let's move further। अब ये जो कीवर्ड्स हैं ये है सिंपल पास्ट, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट के। सो पास्ट इंडेफिनिट को कैसे पहचाने, प्रेजेंट परफेक्ट को आप पहचाना समझ गए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को आप समझ गए, तो पास्ट इंडेफिनिट को आप कैसे समझेंगे। तो इन 2010, तो इन 2000, अब मैंने आपको बताया था फोर और सिंस का यूज होता है टाइम के साथ, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था टाइम कभी कभी किसी और सेंस में भी आ जाता है। तो जरूरी नहीं है कि हर बार आप अगर कोई टेंस आपकी आ गई है, क्योंकि बच्चे सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, वो सेंटेंस पढ़ते हैं, टाइम देख लेते हैं, जहां टाइम आ गया मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और वहां पे हमेशा हैज बीन, हैड बीन वाला मिस्टेक कराते हैं कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और वहां पे हमेशा गलत फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल करते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी टू ऑल माई स्टूडेंट्स, प्लीज आप ये समझिए कि टाइम का मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है कि हम उसमें ड्यूरेशन का कंफर्मेशन होता है, बट उसके साथ अगर आपको पहचान करनी है तो सिंस फोर का यूज टाइम के साथ होना जरूरी है। अगर टाइम के साथ सिंस फोर आ रहा है तो वो टेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अदरवाइज देखो टाइम यहाँ पे भी आ रहा है इन 2010, लेकिन ये किसके साथ आ रहा है, आप देखिए, लुक एट द डिफरेंस, ये इनके साथ आ रहा है। तो इनके साथ अगर टाइम आ रहा है तो वो दूसरी टेंस है, और वो कौन सी टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, कि 2010 में, है ना, उस ईयर में। अब वो ईयर अब नहीं है, वो जा चुका, पास्ट हो चुका। तो अब उस ईयर में ऐसा हुआ 2010 में वी वेंट टू गोवा। तो अगर हम 2010 में गोवा गए हैं तो इसका मतलब वो आपका क्या बन चुका है, एक पुराना आपका इवेंट, इंसिडेंट बन चुका है, वो एक आपका इवेंट था, खत्म हो चुका, ठीक है, वो एक्शन आप खत्म कर चुके हैं। सो इसीलिए इन 2010, इन 2020, इन अगस्त, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, 3 वीक्स अगो। तो देखिए अगो भी जिस सेंटेंस में आ जाता है दैट इज पास्ट इंडेफिनिट। व्हेन आई वाज यंग, अब सारे सेंटेंस व्हेन आई वाज यंग ये हुआ, ठीक है, व्हेन आई वाज 2 years old, व्हेन आई वाज इन कॉलेज। तो ये व्हेन आई वाज वाले सेंटेंसेस में भी कौन सी टेंस होती है, सिंपल पास्ट, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। व्हेन आई वाज ऑन हॉलीडे, व्हेन आई वाज एट यूनिवर्सिटी और येस्टरडे, ठीक है। तो इट इज, आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर, क्योंकि ये इतने सारे कीवर्ड्स मैंने आपको बता दिए जिससे कि आपके लिए इजी हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस को भी समझना। आइए सेंटेंसेस में भी देख लेते हैं। आई डिड इट इन 2010, आई क्लियर माई एग्जाम इन 2010, यानी कि 2010 में मैं अपना एग्जाम क्लियर कर चुका था या कर लिया था, एक ये सेंटेंस हुआ, या मैंने 2010 में अपना एग्जाम क्लियर किया। तो किया मतलब पास्ट इंडेफिनिट। आई डिड इट इन अगस्त, आई डिड इट लास्ट ईयर, मैंने लास्ट ईयर कर दिया। आई डिड इट लास्ट मंथ, आई डिड इट 3 weeks ago, I did it when I was young, I did it when I was on holiday, I did it when I was at university, and I did it yesterday, ठीक है, यानी कि मैंने कल कर दिया, ठीक है। तो अभी हमने इसके रूल्स नहीं समझे हैं, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली हमारा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का चेंज आता है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है वो चेंज हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट में, वो भी हम सीखेंगे। बट एक बार हम थोड़ा सा कीवर्ड समझ लेते हैं कि सिंपल पास्ट के ये कीवर्ड्स होते हैं, लेकिन अभी मैं आगे नहीं चलूंगी, क्योंकि मैंने अभी आपको सिर्फ जो है वो प्रेजेंट टेंस समझाया है, और प्रेजेंट का भी मैंने आपको, प्रेजेंट परफेक्ट आपको समझ में आ गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस समझ में आ गया, एंड पास्ट इंडेफिनिट समझ में आ गया। एक और स्लाइड बची जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ,
वो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो एक्चुअली मैं आपको पढ़ा रही हूँ आज। प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने आपको पढ़ाया है, तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने उसमें रूल समझ लिए हैं, उसमें हमने एस और एस का यूज समझ लिया है, नहीं सब्जेक्ट और वर्ब का कोऑर्डिनेशन समझ लिया है उसमें कैसा होता है, और अब उसमें कीवर्ड क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल फैक्ट, हमारी प्रेजेंट अनचेंजिंग हैबिट्स और हमारे मेंटल एक्शन वर्ड्स, हाँ, इन चीज़ों को एक्सप्रेस करती है प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट। अब हम देखेंगे इनमें कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनको देखकर भी हम पहचान सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस है। सो ऑलवेज, सॉरी, ऑलवेज, समटाइम्स, ऑफन, occasionally, normally, regularly, rarely, right? So I always do it. मैं इसे हमेशा करता हूँ. Usually do it. I sometimes do it. I often do it. I occasionally do it. I normally do it. I regularly do it. I rarely do it. और भी words हैं seldom, never, from time to time. So from time to time I do it. So करता रहता हूँ, मतलब मेरे एक रूटीन बना रहता है, ऐसा नहीं कि मैं रुक रहा हूँ, क्योंकि आप पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट वही टेंस होती है जिसमें कि एक्शन जो है होता रहता है रूटीन में, राइट। इन थ्योरी, इन जर्नल, एज अ रूल, एवरी वीक, एवरी डे, when I have time. So whenever I have time और when I have time I go to temple. मैं टेम्पल जाता हूँ, मतलब हैबिट तो है ना, वो जब भी जाता है, रूटीन तो है ना कुछ 2 महीने में, 4 महीने में. So these are the key words which helps you to understand that the sentence belongs to present indefinite sentence. ठीक है. और एक और important चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगी which is related to present indefinite only. Let me just move further. Yeah. तो अब एक और मिस्टेक बच्चों से अक्सर हो जाती है कि जब हम टेंसेस में जो वर्ब, मेन वर्ब जो फिल करते हैं, तो उसमें एस और ई एस की स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है. सो आई जस्ट वांट, आई थॉट कि मैं आपको ये भी चीज़ जो है थोड़ा सा क्लियर कर दूँ. वो दो इट्स ऑन अ वेरी जो हमारे बेसिक लेवल होते हैं तब सिखाई जाती है, बट स्टिल मैं नहीं चाहती कि मेरे किसी बच्चे को कोई भी एक एरिया जो है टेंसेस का छूटे उसका, और आपको बिल्कुल क्लियर आइडिया हो, क्रिस्टल क्लियर एक एक चीज़ का, राइट. सो जितने भी हमारी मोस्ट ऑफ दी वर्ब्स होती हैं, मेन वर्ब, उनके साथ क्या यूज होता है, एस का यूज होता है. जैसे ऑलरेडी आप यहां पे देखेंगे लिव के पीछे ई ऑलरेडी आ रहा है, तो हम कभी भी डबल ई नहीं लगाते. तो अगर ऑलरेडी अगर किसी वर्ड के पीछे, किसी वर्ब के पीछे लिव आ रहा है, ठीक है, तो उसका लिव्स हो जाता है, यानी सिर्फ हम क्या लगाते हैं, एस का यूज करते. तो हम वो पढ़ रहे हैं कि एस का यूज खाली कहां पे होता है, ठीक है. अगर कोई वर्ड हमारा आईटी जिसके एंड में आ रहा है, आईटी जैसे कि फिट, हिट, किट, ठीक है, तो उसके पीछे भी हम क्या लगाते हैं, एस का यूसेज करते हैं. तो सबसे पहला जिसके पीछे खाली ई आ रहा है, ऑलरेडी अगर ई आ रहा है तो हम ऐसे नहीं करेंगे ना कि हमने यहाँ पे लिखा LIV, ई ऑलरेडी है, एक और ES लगा देंगे तो उसकी कोई सेंस नहीं बनेगी, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, जहां पे ऑलरेडी ई है उसके पीछे सिर्फ एस लगाते हैं. अगर कोई आपका वर्ब जो आईटी, जैसे कि मैंने एग्जांपल भी दिया, फिट, हिट, किट, तो वहां पे भी हम क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं. थर्ड इज अगर कोई हमारा वाई से एंड करता है कोई भी वर्ड, स्टे, स्टेज हो जाता है, ट्रे, सॉरी, स्टे, पे, पेज हो जाता है, ठीक है, जैसे कि हेज हो जाता है. तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, मेन वर्ब हैं, एक्शंस हैं, जो कि अगर कोई भी वाई आपका जो एंड करता है वाई से, वो एस, उसके एंड में एस आएगा. तो आपको 3 चीजें समझ में, एस कहाँ पे आता है, किसके पीछे आप ओनली एस लगाओगे, जो आपका ऑलरेडी ई से खत्म हो रहा है, एंडिंग विद ई, जो कि आपका आईटी से खत्म हो रहा है, जो आपका वाई से खत्म हो रहा है. इज दिस क्लियर टू यू? नेक्स्ट है एंडिंग इन दी. अब देखिए, अगर किसी कॉन्सोनेंट में कोई कॉन्सोनेंट आपका वाई से खत्म हो रहा है, लेकिन मैंने तो आपको ऊपर भी बताया कि वाई से अगर आप कोई आपका खत्म हो रहा है कोई भी वर्ड, तो आप वहां पे एस लगाओगे. लेकिन अगर आपका कोई भी जो वर्ड है, कोई भी एक्शन वर्ब है, अगर वो आर वाई से खत्म हो रही है, जैसे कि फ्राई, FRY, तो IES आ जाएगा, पीछे क्या आएगा, IES. क्राई, CRY, तो क्या आ जाएगा, IES, ठीक है. अब जैसे कि कैरी है, तो कैरी में भी पीछे क्या, जी, यानी जिसके भी पीछे RY आएगा, जिस भी मेन वर्ब के पीछे RY आएगा, वहां पे आप एस या ES ना लगा के पूरा IES का यूज करेंगे, ठीक है, वहां लिखेंगे. उसके बाद अगर कोई भी
आपका वर्ब, जैसे कि डबल, डबल का मतलब समझते हैं, डबल अगर आपके कॉन्सोनेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि डबल एस है, तो डबल आपके अगर पीछे ये दो डबल वर्ड्स आ रहे हैं तो उसके पीछे ईएस का यूज होगा, जैसे कि बज, बजेज, हाँ, मिस, मिसेज, हिस, हिसेज, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी वर्ड CH से एंड करता है, कैच, मैच, पैच, ठीक है, तो कैच जो है CATCH, तो आप समझ रहे ES कहाँ पे लगेगा, देखो RY पे के पीछे लगेगा IES। अगर आपका डबल वर्ड आ रहा है, मिस डबल एस आ रहा है, किस डबल एस आ रहा है, या हिस डबल एस आ रहा है, तो उसके पीछे भी ES लगाएंगे। अगर कोई वर्ड आपका CH से एंड हो रहा है तो उसके पीछे भी ES लगाएंगे, देखिए यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, कैच बट मैच, पैच, हाँ। और कोई अगर आपका X से एंड कर रहा है, किस से एंड कर रहा है, X, जैसे कि फिक्स, मिक्स, तो मिक्स का मिक्सेस हो जाएगा, फिक्स का फिक्सेस हो जाएगा, पिक्स का पिक्सेस हो जाएगा, ठीक है, तो क्या लग जाएगा, ES लग जाएगा। और लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, एक्सेप्शन ये है कि अगर आपका कोई भी, ये गो और डू, ये दो ऐसे वर्ड होते हैं जिनके पीछे हम क्या लगाते हैं, ES का यूज करते हैं, जैसे कि गो का गोज हो जाएगा, डू का डज हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। क्योंकि ये जो इस टाइप के वर्ड जो है ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेज में होते नहीं है, टू लाइक अल्फाबेट्स वाले, बट ये 2 अल्फाबेट्स वाले जो वर्ड है गो और डू, इनके पीछे ES ही लगता है। सो यू कैन सी ऑन दिस स्लाइड कि कैसे कैसे चेंजेस आते हैं जब आप, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप क्या लगाएंगे, S या ES, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या लगाएंगे, ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि रूट वर्ब, नो S या ES, एक्सेप्शंस आर I and U, ठीक है। इज दिस क्लियर? सो आज का सेशन जो है मैं अपना यहीं पे एंड कर रही हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारी खत्म हो गई है। नेक्स्ट सेशन में यानी कि कल के सेशन में हम कवर अप करेंगे अदर टेंसेस एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑल दी टेंसेस एज वेल। सो बने रहिएगा, प्लीज डू कीप वॉचिंग माई क्लासेस, बिकॉज आप अगर इस तरीके से रूटीन में क्लासेस जो हैं वॉच करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर आइडिया हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप जो भी हम कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं। और नाउ बिफोर एंडिंग माई सेशन, माई फेवरेट पार्ट, थॉट ऑफ द डे। आई होप आपको सुनना अच्छा लगता होगा ना जब एंड में मैं आपके साथ थॉट ऑफ द डे शेयर करती हूँ। तो आज की थॉट ऑफ द डे है कि हमेशा वी शुड ड्रीम बिग, हमें बड़े सपने देखने चाहिए। एंड व्हाट इज द की टू अचीव योर गोल्स, अपने सपने पूरे करने की क्या है, हम अपने सपने कैसे पूरे करें, अपने ड्रीम, देखो ड्रीम्स हम सब देखते हैं, बट की क्या है, कैसे अपने सपनों को पूरा करें, बताइए। कोई है कोई आपके पास स्टाइल या कोई सिस्टम जिससे कि अपने सपने पूरे कर सकते हैं? मेरे पास तो है, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे। हाँ, तो अपने सपने पूरे करने की जो की है वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि सबसे पहला पॉइंट आपसे शेयर करना चाहूंगी कि जब हम कोई भी, सबसे पहला पॉइंट, हमें बड़ा सपना देखना, हमें छोटा सपना नहीं देखा, क्योंकि जब हम छोटे छोटे ड्रीम्स देखते हैं ना तो हम अपने आप को लिमिट कर लेते हैं। जैसे कि अभी मैं बैठे बैठे कुछ ड्रीम कर रही हूँ, कुछ सोच रही हूँ कि मैं ना आई विल बाई BMW। नहीं यार, BMW नहीं लेती, आई थिंक होंडा सिटी काफ़ी है। हाँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ, आई एम नॉट थिंकिंग दैट वे। तो इफ आई एम, एकदम से माइंड में आया कि मैं BMW बाई करूंगी, लेकिन एकदम से दूसरे सेकंड मेरे माइंड में आया कि मैं तो होंडा सिटी बाई करूंगी, क्योंकि BMW नहीं, बहुत इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहला तो आपको अपना ये माइंड सेट चेंज करना है। जब आप बड़े सपने देखते हैं तो सोचिए मत लोग क्या कहेंगे या आप वो सपने पूरे कर पाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आई एम सॉरी, आई जस्ट टेक अ सिप ऑफ वाटर। या थैंक यू सो मच। तो जब तक आप अपने आप को ये डिसाइड ही नहीं करेंगे कि ये इम्पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है, इसी कंफ्यूजन में रहेंगे, तो सबसे पहली बात तो यहीं से आपका जो सपना पूरे होने का जो एक रास्ता था वो खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, आप बड़े सपने देखिए। बस ये मत सोचिए ये इम्पॉसिबल है कि नहीं। माइंडसेट शुड बी पॉजिटिव वाइल कंफर्मिंग कि मुझे ये करना अपनी लाइफ में। तो आपने एक सपना देखा, आपने एक सोचा, आपने एक विश सोचा कि मेरी ये विश पूरी हो जाए, तो वो विश आपकी बहुत ही बड़ी होनी चाहिए। आई एम सॉरी।
ताकि आप उसे पूरा कर सके। और सोचिए मत कि अरे मैंने तो बहुत बड़ी विश मांग ली, पूरी होगी कि नहीं। पॉइंट नंबर 2, कोई भी काम करने के लिए हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट होता है। ये मैं सोचे अच्छा मैंने सोच लिया, बस मैं सपने देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, बट आई एम नॉट वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स इट। तो एक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने कुछ बड़ा एक पीस ऑफ पेपर पे सोचा या लिखा कि मैं ये अचीव करना चाहता हूँ, ये अचीव करना चाहती हूँ, लेकिन आपने उसको पूरा करने के लिए अगर एक्शंस नहीं लिए तो भी आप अपनी वो विश फुलफिल नहीं कर पाएंगे, वो अपना डिजायर फुलफिल नहीं कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 3, आप वो मेहनत भी करने लगे, एक्शंस भी ले रहे, लेकिन बार बार आपके माइंड में एक ही चीज आ रही है, मैं नहीं कर सकता यार, इम्पॉसिबल है। लेट्स से मैं आई एम सॉरी, मैं स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अक्सर जब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं या उनका गोल होता है कि यार मेरा ये वाला एग्जाम क्रैक हो जाए, ठीक है, अब वो सोच तो लेते हैं, बड़ा तो उन्हें ड्रीम कर लिया, अब वो मेहनत भी करने लग गए, लेकिन क्या होता है उस पूरे ड्यूरेशन में जब वो मेहनत कर रहे होते बार बार उनको ये ख्याल आते हैं, ये थॉट्स आती हैं कि हो नहीं पाएगा, क्योंकि मेरी क्लास में तो ना 2 बच्चे टॉपर हैं, वही कर सकते हैं, वही ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, क्योंकि हर बार वही क्रैक करते हैं, मॉक टेस्ट भी क्लियर कर लेते हैं, मेरे तो इतने मार्क्स नहीं आते, ठीक है। या मैं, ये थॉट्स आते हैं आप लोग के माइंड में, हाँ। और फिर जो है आप ये भी कहते हैं कि ओहो बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत मुझसे हो नहीं पा रही है, मैं टायर्ड हूँ, ठीक है। और कौन सा आता है आपके माइंड में थॉट कि नहीं यार मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ा गोल है, सोच तो लिया लेकिन नहीं हो पाएगा। तो ये जितने भी थॉट्स होते हैं इस ड्यूरेशन में, ये एक्चुअली आपके उस डिजायर को पूरा करने के रास्ते में क्या है, हर्डल्स हैं। वो आपकी विश, आपके डिजायर, जो आपका सपना है उसे पूरा नहीं होने देंगे। तो आपको 3 चीजों पर खास ध्यान रखना है। सबसे पहले बड़े बड़े सपने देखिए, बड़े बड़े गोल्स रखिए अपने, क्योंकि जो बड़े गोल्स रखते हैं वही उनको पूरा कर सकते हैं। दूसरा, आप उनको पूरा करने के लिए हार्ड वर्क कीजिए, बिल्कुल हार्ड वर्क कीजिए, सिंसियरली विद योर ओपन हार्ट, ठीक है। उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जब आप उस दौरान, जब आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप अपना गोल बना लिया, आप उसकी तरफ काम कर रहे हैं, तो एक बार भी आपके माइंड में थॉट नहीं आनी चाहिए नहीं होगा, मेरे से नहीं हो रहा है, वो मुझसे ज्यादा बेटर है, क्योंकि जितनी भी नेगेटिविटीज है ये आपकी उस चीज को कभी अचीव नहीं होने देंगी, क्योंकि आपके एनवायरनमेंट में रिफ्लेक्ट करेंगी, राइट। और अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे नहीं ये होगा, नहीं होगा, मैं करके दिखाऊंगा, नो मैटर व्हाट, लोग आपको कह रहे हैं अरे तुम नहीं कर पाओगे यार, क्या मतलब, कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम कोई बड़ी चीज अचीव करने की सोचते हैं तो हमारे कुछ फ्रेंड्स या हमारे आसपास जितने भी हमारे लोग हैं वो हमें नेगेटिव कर देते हैं, अरे पागल हो गए, इतना बड़ा सपना देख रहे हो, ये नहीं हो सकता तुमसे। तो लेट्स नॉट वॉक डाउन बाय ऑल दीज थिंग, लेट्स नॉट गिव अप। किसी की भी आउटर सर्कमस्टेंसेस की बातें सुन के, आउटर सर्कमस्टेंसेस की वजह से जो भी हमारे आसपास जो चीजें हो रही हैं उसकी वजह से अपने आप को इफेक्ट नहीं करना है, हमें वॉक डाउन नहीं होना, हमें गिव अप नहीं करना है, हमें सिर्फ वही करना है जो हम चाहते हैं। और अगर आपका फोकस पॉइंट आपका गोल रहेगा, उसमें आपका हार्डवर्क रहेगा और पॉजिटिव माइंड और एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा, आई कैन गारंटी यू 2000% you will achieve all your goals. And believe me, this is my own personal experience of my life. It is not that just I'm saying या किसी बुक में लिखा है, किसी फिलोसफर ने कहा है, no. I have experienced this. तो अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। all my like students, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, चाहे वो प्रोफेशनल्स है, कोई है, हम ऑफिस में भी जाते हैं ना, बड़े बड़े गोल रखते हैं that I want to become like the company CEO or the general manager. It is for everyone. If you do like this, I can guarantee you will achieve all your big goals. So thank you so much with this session, and I hope that again you've got the encouragement whatever I said right now, and please do implement in your life, क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ ना उसको जब तक अपनी लाइफ में implement नहीं करेंगे आपको उसका benefit नहीं होगा, ठीक है। So thank you so much once again. Keep smiling. Have a great evening. Study hard. Achieve all your goals. Thank you so much. Bye bye.